जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये रेलवे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, एनटीपीसी के लिए। तो सेट नंबर 49 हो गया है ना, 49वां सेट नंबर है। तो ये आपका आखिरी समय चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, सेट को कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रश्न ये था पिछले सेशन का, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक, देहरादून, कुमाऊं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शिवालिक, ठीक है। जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी जो होती है वो शिवालिक होती है, ठीक है। सबसे बाहर वाले एकदम से, जैसे मैदान और पर्वत एक साथ जब मिलते हैं तो वो वाला जो पार्ट होता है वो शिवालिक कहलाता है, ठीक है। तो ठीक है, इसको फिर अब आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। अब प्रश्न सेट शुरू होता है। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले, एमजी रनाडे। तो इसमें जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जी, सही बात है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। बहुत सारे काम किए हैं ना पुनर्जागरण के लिए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और सती प्रथा, ठगी प्रथा, इन सब का जो है अंत इन्होंने ही कराया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और ये दोनों मिलकर के, ठीक है। तो काफ़ी कुछ काम रहा। रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करें तो ये तो साहित्यकार थे, लेखक थे, और इनके नाम पे 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का रिकॉर्ड है या नाम है, यानी कि जनगण मन इन्होंने लिखा, और आमार सोनार जो बांग्लादेश की राष्ट्रगीत है वो भी इन्होंने लिखा। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में, ठीक है, 1913 में, 12 वर्ष बाद। क्यों? 1901 में नोबेल प्राइज शुरू हुआ था, ठीक है। साहित्य के लिए नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, ठीक है, तो इसके लिए मिला था। और बहुत बड़े साहित्यकार हैं ये, मतलब थे। और ये तो महात्मा फूले, तो ये भी क्रांतिकारी थे, विचारक थे, ठीक है। और बाकी एमजी रानाडे ये भी आपके क्रांतिकारी ही थे। क्रांतिकारी होने का मतलब समाज सुधारक, ठीक है, विचारक। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत में है तो नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत होने का मतलब क्या है? भारत ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका इंडिया है, तो ये वाला प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? समुद्र से 3 ओर से घिरे प्रदेश को हम प्रायद्वीप कहते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है प्रायद्वीप, ठीक है, ये वाला है प्रायद्वीप। तो इसकी जो सबसे बड़ी नदी ऐसे, तो यहाँ से सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। 25 हो जाती है इसकी हाइट, सॉरी लेंथ, लंबाई। और सिंधु निकलती है तो उसका पूरा टोटल लगभग 2900 के आसपास होता है। तो वो सब मिला के हमें भारत की बात करनी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी गोदावरी, ठीक है। गोदावरी आमतौर पे यहाँ से निकलती है, ठीक है, और साउथ इंडिया में जाके नीचे गिर जाती है, ठीक है। और इसे भारत का जो है दक्षिण भारत का दूसरी गंगा भी कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है 1465 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और गंगा के बाद भी इसका जो है सबसे लंबी यही हो जाएगी। 25 के बाद दूसरे नंबर की जो है सबसे बड़ी नदी यही है। और प्लस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। और ये नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से,
ठीक है। यहाँ से महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और वहाँ से आगे फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे मतलब ऐसे इसका ऐसे घूम के जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी जाती है मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, उड़ीसा और कर्नाटक से होके गुजर जाती है, ठीक है। बस ठीक है। कावेरी जो है, कावेरी नदी आमतौर पे दो नदी राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसने झगड़ा लगा रखा है ना। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। महानदी जो है यहाँ से निकलती है, इसी पे सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़, क्या है, नांगल भाखड़ा, अरे यार नहीं, वो तो यहाँ पे सतलज पे हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर ही है जो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। क्लियर। तो ये सब चीजें हैं। नर्मदा यहाँ से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, अमरकंटक से निकल के गुजरात में जाके गिर जाती है। तो ये भी याद रखना है, ये दोनों नदियाँ उल्टा मतलब जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से किसे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक से, सीसा से, कार्बन या टिन से। तो ऐसा क्या हम मिलाते हैं जिसमें स्टेनलेस स्टील बन जाता है? तो कोई भी लोहा हो उसकी कठोरता बढ़ानी है तो कार्बन की मात्रा आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। यदि आप 2.5 या अगर 3% तक कार्बन बढ़ा दिया आप तो बहुत हार्ड हो जाएगा लोहा, ठीक है। आमतौर पे 0.3% से लेकर के आगे तक जाता है, तो ये मृदु लोहा होता है। जितना बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेंगे आप, वो लोहा हार्ड होता जाएगा। तो कार्बन की मात्रा बढ़ाने से, ठीक है। तो कार्बन हम लोग आमतौर पे बढ़ाते हैं। तो ये मिनिमम ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और प्लस आमतौर पे बढ़ाते जाइए, लेकिन 2.5 से 3 के आसपास लोहा हार्ड हो जाता है, स्टील बन जाता है। तो मिनिमम 0.3 याद रखेंगे आप लोग परसेंट में कार्बन। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थों और तन्य तत्वों का वहन होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन करने का जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा है जो पौधों की बात हो रही, बॉटनी से संबंधित है? सभी जानते हैं जो है, इसमें लिखा है पोषवाह, अपने आप याद हो गया। जाइलम तो जल, खनिज, लवण और जल, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोएम जो है पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्व। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें पोषवाह लिखा है तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, पोषवाह, ठीक है। तो फ्लोएम याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और बाकी ये क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर ही होता है वो आमतौर पे। तो क्लोरोप्लास्ट एक अलग हो जाएगा, वो अंदर होता है, अंदर की बात है, कोशिका के अंदर जब हम लोग देखेंगे। कपड़े धोने का मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कपड़ा किस रूल्स से कपड़े की धुलाई हो जाती है? तो इसका ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण की वजह से। अपकेंद्री बल इस पे काम करता है और इससे कपड़े की धुलाई होती रहती है, ठीक है। और इसमें क्या है, अंदर व्हील लगा होता है, स्पिन करता रहता है और फिर वो, कहने का मतलब वो धक्का देता है ना। अपकेंद्रण, अभिकेंद्रण का मतलब केंद्र की ओर खींचना, अपकेंद्रण मतलब केंद्र से बाहर की ओर धक्का देना। तो बस सीधी सी बात है, अपकेंद्रण याद रखना है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। जनसंख्या की गणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, बिल्कुल गलत। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो आमतौर पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो गया, यही निकालते हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो 2011 के अनुसार देखिए सुधार तो बहुत तेजी से हो रहा है। फर्टिलिटी रेट भी ठीक ठाक हो गया है, 2.2 हो गया है इस समय वर्तमान की मैं बात करूं। 2.1 स्टैंडर्ड, यानी कि इतने बच्चे औसत जन्म लें तो ठीक है। और भारत में अब इस समय वर्तमान में इतना हो गया है। और सबसे बेकार जो था आपका बिहार का था, वो भी सुधर गया बहुत तेजी से। हरियाणा में अगर हम बात कर लें लिंगानुपात में, तो सबसे ज़्यादा विषमता जो पाई जाती है हरियाणा में, ठीक है। और सबसे ठीक ठाक यानी कि प्लस होते हैं 1078 आई थिंक महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर।
कहाँ पे? केरल में, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। फिक्स आंकड़ा हाँ 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा, इसमें से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं, सूरतगढ़, रावत भाटा। हाँ अच्छा, थोड़ा सा है कि ये क्या हुआ था, तो देख लीजिए इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावत भाटा जो है परमाणु विद्युत केंद्र है। रावत भाटा, कल्पक्कम है ना, तारापुर, ये सब जो है परमाणु विद्युत केंद्र है। बढ़िया। तो इसका जो करेक्ट, और पोखरण में क्या हुआ था 1998 में, पोखरण में आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यहाँ पे परमाणु बम के का यहाँ पर परीक्षण किया गया था, ठीक है, 1998 में, ठीक है। और अगर हम बात कर ले परमाणु बम जो सबसे पहले यूज में लाया गया था, तो ये 6 अगस्त सेकेंड वर्ल्ड वार में लाया गया था। 6 अगस्त 1945 में सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था। और हिरोशिमा पे पहले गिराया गया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार 9 अगस्त को गिराया गया। अगले 3 दिन बाद अमेरिका द्वारा गिराया गया, और 9 अगस्त 1945 में ये भी था, और वो नागासाकी पे गिराया गया था, और उस बम का नाम था फैटमैन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही, तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, तो ये भी याद रख लेंगे, ज़रूरी है, पूछ सकता है। उसके बाद 2 दिन बाद जापान जाके चरणों में गिर गया अमेरिका के, फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। आमतौर पे जो सेकंड वर्ल्ड वार था हमारा 1939 से लेकर के 1945 तक चला, 6 वर्षों तक। और प्रथम की बात कर लें तो 1914 से 1918 तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो यहाँ निजता देखिए, ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी आमतौर पे। अब आर्टिकल देखेंगे तो देखिए आर्टिकल 19, 20 एंड 21 और अनुच्छेद 18 है। तो यहाँ पे निजता जो है हिंदी का टर्म्स है, तो इसे समझना है हम लोगों को। तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है हमें ये प्रावधान देता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 21 है। और हाँ 21 ये पूछ लिया जाता है आमतौर पे, तो ये शिक्षा का अधिकार है, ये भी याद रखेंगे। तो कुछ हिंदी के जो टर्म्स होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो एनटीपीसी है भाई, छोटा पद तो है नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो कौन सा आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, मनुक्की। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इब्न बतूता तो बहुत पुरानी बात है, इन सब की कोई मामला ही नहीं है। थॉमस रो या विलियम हॉकिंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए विलियम हॉकिंस जो आया था शाहजहां का जो मतलब पिताजी थे, यानी कि कौन हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले बाबर थे, बाबर के बाद कौन आता है, उसका लड़का हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के बाद आया हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर का पुत्र था जिसका नाम था जिसे हम लोग कहते हैं सलीम, ठीक है। तो उसे जहांगीर कहा गया। तो जहांगीर के समय आया था, तो ये अनुमति लेने आया था, तो गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुक्की। इब्न बतूता तो तूतीय हिंद कहा जाता था इसे, ये बहुत पुरानी बात है, तो इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुक्की, ठीक है। हाँ, तो जहांगीर के बाद फिर नंबर आता है शाहजहां का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अधातु बताइए, कौन सा ऐसा है जो अधातु है? तो देखिए ऐसा है, जो हम लोग का पीरियडिक टेबल होता है उसमें इसमें तो 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व तो स्टेबल है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले के द्वारा बनाई गई थी, और उससे पहले हमारा जो आवर्त सारणी थी मेंडलीफ ने बनाया था, ठीक है।
जर्मनी के थे आमतौर पे वो। फिलहाल उसमें उन्होंने अब इस समय जो है कलर वगैरह दिया होता है उसमें। अब यहाँ पे मैं अवेलेबल, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं इस पर अवेलेबल करा देता तो बात समझ में आ जाती कौन सा अधातु होता है कौन सा उपधातु होते हैं। उपधातु भी याद रखे जाते हैं आमतौर पे, तो हमें अधातु ही बताना है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए एक साथ दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, फेरस है, फेरस तो भाई ऐसे भी लोहा हो गया, ये सोडियम है Na, ये धातु ही है, और यहाँ पे F फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ही हो जाएगा, ठीक है। तो अधातु ही है। आमतौर पे ये जैसे कुछ नलों पे जैसे पानी कुछ पीला सा निकलने लगता है तो उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये है नहीं, ठीक है, ये एलिमेंट ही नहीं है। एक साथ अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग करेंगे तब ये एलिमेंट्स बनेंगे, और ऐसे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो CO2 से भी खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ऐसे ही अब जैसे ये ऑक्सीजन हो जाता है और ये ओजोन हो जाता है, ठीक है, O3 ओजोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। और यदि आपने मस्तिष्क का पार्ट जो पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, है ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जो है इससे थोड़ा सा आपको चूंकि याद होगा ब्रेन में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, उस हिसाब से ये थोड़ा सा आपके लिए टफ बन सकता है। थोड़ा सोचेंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो पहले से पब्लिश्ड है बायोलॉजी वाले प्रैक्टिस सेट में, सॉरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे, आपको मिल जाएगा और आपका आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कल। आप इसका आंसर A B C D या 1 2 3 करके भी दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और आपके कितने सही हुए ये भी आप बताइएगा। और लगे रहिए, NTPC आपका टारगेट है 15 दिसंबर, ठीक है। तो बस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।